और आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आपने अपनी पार्टी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अपनी पार्टी के बारे में थोड़ा सा बताएं, उसके एजेंडे के बारे में बताएं और आगामी क्या रणनीति है उसके बारे में बताएं। साथियों, अभी जो साथी आपके साथ जुड़े हुए थे उनका नाम आर.के. गौतम जी हैं, एडवोकेट हैं और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। ये उनका परिचय। मेरा नाम के गौतम, कृष्ण कुमार गौतम है, राष्ट्रीय नागरिक पार्टी अध्यक्ष। तो साथियों, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले आप साथियों का हम स्वागत करते हैं और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप और आपके परिवार को पुनः हार्दिक बधाई देते हैं कि आप और हम सब भारत के संविधान के तहत जो स्वतंत्रता भोग रहे हैं उसे बचाने की भी नैतिक जिम्मेदारी हम सब की है। तो अभी साथियों, हम 3 भागों में बात करेंगे। पहला भाग है भारत का संविधान की उद्देशिका, दूसरा उद्देशिका के अनुसार राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा, तीसरा जो भी भारत के अंदर राजनीतिक दल हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, उनके लिए एक महागठबंधन का निर्माण करा है। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं। भारत का संविधान किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय के लिए समर्पित नहीं है, बल्कि राष्ट्र के नागरिकों के लिए समर्पित है। इसीलिए भारत का संविधान हम भारत के लोग, अर्थात वे लोग जिन्हें संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 326 मताधिकार प्राप्त है, वे ही लोग अपने मत के द्वारा क्षेत्र के उम्मीदवार को चुनकर लोकसभा विधानसभा में भेजते हैं। तो जैसा कि संविधान की उद्देशिका में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा समस्त नागरिकों, तो शुरुआत में ही हम भारत के लोग से हुआ है और उन्हीं को समर्पित है। वे ही भारत के संविधान के तहत प्रतिनिधियों को चुनकर भेजने का काम करेंगे। तो जैसा कि संविधान में लिखा है कि समस्त नागरिकों, अर्थात जिनको मत के द्वारा चुना जाता है, वो समस्त नागरिकों के लिए क्या करेंगे? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये सरकार का पहलू है। दूसरा संविधान में लिखा है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये प्रत्येक नागरिक का अभिप्राय, स्त्री, पुरुष, किन्नर इक्वल टू नागरिक, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, वो किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय के आधार ना होकर लिंग के आधारित होती है कि वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या अविकसित अर्थात किन्नर है। इन्हीं के लिए देखा जाए प्राकृतिक रूप से और संविधान के शब्द नागरिक से, तो जो समाज बनता है वो समाज स्त्री समाज, पुरुष समाज, किन्नर समाज, जिसके लिए संविधान में लिखा है समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ये सरकार का पहलू है कि वो प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक न्याय प्रोवाइड कराए। दूसरा जो संविधान के उद्देशिका में है वो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये व्यक्तिगत आज़ादी है कि कौन नागरिक किस समुदाय, किस धर्म, कैसे रहना, कैसे सहना, ये उसकी इंडिपेंडेंसी है। तीसरा जो संविधान में लिखा है वो लिखा प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अर्थात गवर्नमेंट की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि प्रत्येक नागरिक की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उसे विकास की मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए। जो चौथा शब्द उसमें है वो है व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। इस सरकार का काम है कि सरकार प्रत्येक नागरिक के बीच कैसे भाईचारा स्थापित करे, देश और विदेशों के साथ हमारा कैसे बंधुता बढ़े, ये संविधान चाहता है। लेकिन पिछले
78 वर्ष से कोई भी राजनीतिक पार्टी है वो संविधान को दरकिनार करके उसमें से 3 शब्दों को डेवलप करके उस पर देश की 134 करोड़ की बढ़ती हुई जनसंख्या को डिवाइडेशन करके सत्ता का आनंद लेने में मशरूर हैं। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की जो विचारधारा है उसके द्वारा तो राष्ट्रीय नागरिक पार्टी क्या है कि पहला है राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के 2 व्यापक शब्द राष्ट्र और नागरिक, अर्थात नागरिक शिक्षित और जागरूक, राष्ट्र विकसित और सुरक्षित तथा संविधान की उद्देशिका के अनुरूप तैयार किए गए राष्ट्रीय विकास एजेंडे के मुख्यतः क्या हैं। सबसे पहला है कि देश का जितना भी नागरिक है उसको समतामूलक आवास मानदंड विकसित किया जाए। दूसरा, स्वास्थ्य और शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी सत्ता में आती है तो सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य का राष्ट्रीयकरण करेगी, लेकिन उसमें भी जो शिक्षा का मापदंड है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, जिसे किसी व्यक्ति विशेष धर्म समुदाय से मुक्त रखा जाए। तीसरा है इसी के तहत एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य, एक राष्ट्र एक समान शिक्षा का प्रावधान। तीसरा, रोजगार सृजन कर बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की प्राथमिकता होगी। जो तीसरा है, राष्ट्र के समस्त नागरिकों को समता के आधार पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता तथा संवैधानिक संस्थानों में स्त्री 49%, पुरुष 49%, 2% किन्नर का प्रतिनिधित्व, नो रिजर्वेशन। इसी के साथ जो चौथा है, अब इन सबको अगर हम मिलाते हैं तो नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक न्याय कुछ तो मिल सकता है, लेकिन एक्चुअल में जो राजनीतिक न्याय है उससे सभी नागरिक कोसों दूर खड़े हैं। उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था करी है। जैसे उदाहरण के तौर पर दिल्ली की विधानसभा है जिसमें 70 सीटें हैं, तो 70 सीट का मतलब है 49-49-2, यानी कि 34 सीट पे महिला लड़ें, 34 पे पुरुष, 2 पे किन्नर। यदि सत्तारूढ़ होती है तो मंत्रिमंडल का जो गठन है उसमें से 7 में से 3 स्त्री, 3 पुरुष, 1 किन्नर। और अगर उसके बावजूद जो 5 साल का कार्यकाल है उसमें पहले 2 साल एज ए मुख्यमंत्री महिला, अगले 2 साल पुरुष और लास्ट में 1 साल किन्नर को अवसर दिया जाएगा, लेकिन तीनों ही मंत्रिमंडल गठन में नए विधायकों का प्रवेश होगा। तो इससे हमें लगता है कि जो अभी 78 साल में परिवारवाद और व्यक्तिवाद पनपा है उसे शायद हम कंट्रोल कर सकें। ये हमारी विचारधारा है। हम अभी हाल में ही हमने तय करा है कि जो 2027 में चुनाव होने जा रहे हैं, पंजाब, उत्तराखंड और आपका उत्तर प्रदेश, तो जो भी उनकी संख्या है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश है वहाँ पे 403 सीटें हैं, तो उसमें हमारा मानना है कि 199 सीट पर महिला लड़े, 199 सीट पे पुरुष लड़े और 5 सीट पे किन्नर लड़े। यदि सत्तारूढ़ होती है तो जो अभी बताया उसी तरीक़ा की हम व्यवस्था देना चाहते हैं, राज्यों में भी केंद्र में भी। केंद्र के में भी ये है कि जैसे लोकसभा के अंदर 543 सीटें हैं, तो उसी के अनुसार मतलब महिलाओं को 261 सीट मिले, पुरुष को 261 सीट मिले, शेष किन्नर को मिले। और जो मंत्रिमंडल का गठन हो आफ्टर बहुमत के बाद, तो उसमें 49-49-2 अर्थात 543 जो सीटें हैं उसका 15% यानी कि 81 मंत्री होने चाहिए, जिसमें से 40 महिला, 40 पुरुष और 1 किन्नर। ठीक वैसे ही 5 साल के कार्यकाल में पहले 2 साल जो देश का प्रधानमंत्री बने वो महिला बने, अगले 2 साल पुरुष हो, 1 साल किन्नर हो और 5 साल के कार्यकाल में हर मंत्रिमंडल गठन में नए विधायकों का प्रवेश हो। इसके साथ संविधान में जो लिखा है समता और समानता, अगर आपको बारी दे दी गई है तो अगली बार आपकी बारी नहीं होगी, अगले की बारी होगी, ताकि वो भी राजनीतिक न्याय का हकदार
बन सके। अब इसके साथ साथ हम लोगों ने एक डेवलप करा है कि यदि समतामूलक प्रतिनिधित्व के अंदर कोई भी राजनीतिक पार्टी उसमें इन्वॉल्व होना चाहती है तो राष्ट्रीय नागरिक पार्टी ने भारतीय नागरिक समतामूलक प्रतिनिधि महागठबंधन का निर्माण करा है, जिसमें इन सब बातों को लेकर अगर वो चलना चाहें तो वो उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। यही आज की प्रेस वार्ता का विषय है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय नागरिक, जय भारत। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना जी सर। था। जी सर। मैं इंडियन एक्सप्रेस में हूँ। जी सर। अभी जो जेनजी का आंदोलन हुआ था जंतर मंतर पर, आप उसको किस तरह मानते हैं? जैन जी का जो विषय है वो राष्ट्रहित में है, लेकिन उसका जो धीरे धीरे राजनीतिकरण किया जा रहा है वो एक दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब में 117 सीटों पर चुनाव है, उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर चुनाव। इतने प्रत्याशी हैं आपके पास? देखिए, हम अपनी विचारधारा को लेके काम कर रहे हैं। हमें अगर मिलते हैं, कल हम अभी तक हमने 7 साल के अंदर केवल रोड मैप तैयार करा है। और जहाँ तक बात आपकी है, यदि किसी को विचारधारा अच्छी लगती है और हमें अगर उम्मीदवार मिलते हैं तो अभी जो हमने कहा है 49 दो की रेशों में 403 सीट, 117 सीट और उत्तराखंड की जो 70 सीटें हैं उसमें हम इसी प्रकार के डिवाइडेशन दे के नागरिकों को हर क्षेत्र में, ये नहीं कि राजनीतिक ही क्षेत्र है, चाहे वो जुडिशियल है, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, लेकिन इनमें तो थोड़ा बहुत मिल रहा था, लेकिन जो राजनीतिक न्याय की बात थी उसमें नहीं मिल पा रहा था। इसलिए हमने संविधान के उद्देशिका का अध्ययन करने के बाद ये विचारधारा को विकसित किया। आपने भी कहा कि एक उदाहरण है कि छोटी छोटी नदियां समुद्र में मिलती है। आपने भी गठबंधन को लेकर कहा कि जो चाहे वो हमसे गठबंधन कर सकता है, लेकिन आप भी गठबंधन की तरफ जा पाएंगे, इंडिया की तरफ? लेकिन नहीं, हम जो विचारधारा हमने डेवलप की है और जो विचारधारा उनके पास है, उनके पास जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, ये चैलेंजिंग है कि वो सभी पार्टियां किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय के आधारित काम कर रही हैं। हम केवल संविधान का जो मूल उद्देशिका है उसमें हमारा काम करने का है। यदि कोई पार्टी उसके ऊपर काम करना चाहती है तो हम उसका स्वागत करेंगे और आशा करेंगे कि वो पार्टी की विचारधारा और संविधान के तहत बनाए गए राष्ट्रीय विकास एजेंडे पे काम करें। संविधान को तो मानते हैं ना देश के लोग। देखिए, कोई माने या ना माने, ये मानना ना मानना तो उनके ऊपर है। अगर मानते और संविधान उद्देशिका के तहत काम किया होता, क्योंकि किसी भी देश की जो पहचान है वो राष्ट्र की अपनी पहचान नहीं होती है। राष्ट्र की जो पहचान है वो शिक्षित, विकसित, सुरक्षित के आधार पर होती है कि वो देश कितना शिक्षित है, कितना विकसित है, कितने लोग वहाँ के सुरक्षित हैं। क्या उड़ीसा, जैसे आपने बताया कि उड़ीसा वाला जो हमने बंटवारा किया है वो किस आधार पर किया? देखिए, समता और समानता में हमने किया है। जनसंख्या के आधार पर? नो, जो पॉपुलेशन है, आप देखिए महिला और पुरुष बराबर हैं, लेकिन अभी तक भी देश के अंदर महिला और पुरुष में भी पुरुष प्रधान रखते हुए सीटों का डिवाइडेशन होता है, वो भी परिवारवाद और व्यक्तिवाद। तो हमने जो रखा है वो समानता में रखा है। आपका कहना हो सकता है कि भाई किन्नर की पॉपुलेशन कम है तो 2% क्यों दे दिया? तो पॉपुलेशन उनकी कम हो सकती है, लेकिन अगर उनकी भरपाई हो जाती है तो उसको 49.5 एक में भी किया जा सकता है। लेकिन 49 2 के हम लेके इसलिए चले हैं ताकि उनको अभी तक कुछ मिला नहीं है। दूसरा जो हमने इसमें रखा है वो ये रखा है कि स्त्री पुरुष के साथ साथ किन्नर समाज को, प्रत्येक नागरिक को पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी तथा अभिभावक संरक्षक के नाम के साथ सामाजिक न्याय भी इसमें सम्मिलित है, जो अभी मेरे वक्तव्य से बाहर रह गया था। राष्ट्रीय कोर कमेटी में कितने सदस्य हैं आपके? अभी हम लोगों का ज़्यादा नहीं है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसे हम लगभग 150 लोग हैं, लेकिन जो कार्यकारिणी है वो 21 लोगों की है हमारी। ठीक है जी। 21 लोगों की कितनी महिलाएं हैं? महिलाएं 5 में जो ऊपर की सीटें हैं उसमें 2 महिला रखी हैं। आपके सामने मैं बैठा हूँ, एक उपाध्यक्ष हैं, वो हैं। हाँ, भी हम जो फीलिंग कर रहे हैं वो केवल किन्नर की कर रहे हैं कि किन्नर हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पाया है, लेकिन ये नहीं है कि हमारी विचारधारा चेंज हो गई है। हमारी विचारधारा वही है 49।
आपके कितने राज्यों में अभी संगठन का? जी सर, अभी जो पार्टी का जो संगठन है फिलहाल महाराष्ट्र, जी उत्तर प्रदेश जी और आपका उत्तराखंड, इसमें हमारे जो पदाधिकारी हैं अभी जो नॉमिनेशन है वो केवल प्रभारी के रूप में है। विकसित करना जैसे ही वो बताएंगे इसको क्या बनाना तो हम विकसित करने का काम करें। चलिए आखिरी सवाल ले लेते हैं। हाँ जी, वोट आपको क्यों देगी देश की जनता, इस पर अपनी जी सर। प्रतिक्रिया दें। हम वोट मांग ही नहीं रहे हैं, हम वोट नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं। वोट आपका है, सोच आपकी है, निर्णय आपका है। हम तो केवल विचारधारा रख रहे हैं कि संविधान ये चाहता है, यदि आप ये समझते हो। दूसरी बात इसमें ये है, मान लो एक जैसे हमें उत्तर प्रदेश मान लीजिए मिल जाता है तो हमने उसकी एक रूपरेखा तैयार करी है कि विधानसभा स्तर पर वो सारी जन सुविधाएँ जो एक नागरिक को ज़रूरत है, और हमारा ये मानना है कि कोई भी एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा में उनको ना लेने जाए। उदाहरण के तौर पे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं, अग्निशमन सेवा है, ITI है, मतलब जो एक मूल सुविधाएं हैं वो हम विधानसभा स्तर पर भी देने का काम करेंगे। और उसके लिए हम पहले ये वर्क कर रहे हैं। अभी हमने साउथ दिल्ली के दक्षिणी क्षेत्र को चुना है और उसमें 10 विधानसभाओं को लेकर हम दिल्ली सरकार, भारत सरकार के साथ में कॉरेस्पॉन्ड में कर रहे हैं पत्राचार, और उसमें हमें रिस्पांस भी मिल रहा है कि अगर हमने कहा कि भाई इस क्षेत्र में हॉस्पिटल होने चाहिए तो उनका रिप्लाई भी आता है कि क्यों नहीं है, क्यों नहीं मिल सकते। तो किसी ने कहा है कि ये रिज के एरिया में है इसलिए यहाँ हॉस्पिटल नहीं बनाया जा सकता, किसी ने कहा कि ओजोन में है इसलिए हॉस्पिटल नहीं बनाया जा सकता। तो ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, या उन संस्थाओं की जिम्मेदारी है जिन्होंने हॉस्पिटल बनाने के लिए जब ज़मीन दी थी तो क्या उस समय ये नहीं देखा था कि रिज एरिया के है या ओजोन की ज़मीन है। तो हमारा संघर्ष जारी है, और जैसे जैसे हमारा स्टेटों में वर्चस्व बढ़ेगा और 2029 यानी 2030 लोकसभा के चुनाव में भी अगर हमको मिलता है तो यही व्यवस्था हम वहाँ देने का काम करें।